हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीएनटी एक्ट और चलिए देखते हैं सीएनटी एक्ट में हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है हम लोग अध्याय 8 देखे थे। ठीक है, अध्याय 8 हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हम लोग 8वां चल रहे हैं। ठीक है, अध्याय 8 जो है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरा सीएनटी एक्ट मैंने बतलाया था कि इसी अध्याय के धारा 46 और धारा 49 के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस अध्याय 8 में आपको धारा 46 एकदम जानना होगा कि धारा 46 में क्या क्या बतलाया गया है। धारा 49 दूसरा महत्वपूर्ण इसकी धारा है, जिसमें इसलिए धारा 49 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2016 में जब झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तो उसने 2016 में सीएनटी एक्ट में संशोधन लाया था, जो कि विरोध के चलते, कई राजनीतिक पार्टियों के विरोध के चलते, जिससे 2017 में जो है उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, जिसमें अमेंडमेंट जो था 2016 में सीएनटी एक्ट में, ठीक है, तो उसमें धारा 21 में था, 71A में अमेंडमेंट था, ठीक है, और एक धारा 49 में अमेंडमेंट था। जैसे कि धारा 49 मैं आपको बतला देता हूं अभी वीडियो शुरू होने के प्रारंभ में ही, कि धारा 49 कहती है कि राज्य सरकार जो है आदिवासी यानी उसके अलावा जो सीएनटी में जो भी जातियां हैं आदिवासियों के अलावा, एससी, ओबीसी, तो सीएनटी के अंतर्गत जो जमीन आती है या आदि, ऐसे हम जानिए कि धारा 49 कहती है कि राज्य सरकार जो है वो धारा 49 के अधीन आदिवासियों की जो जमीन है वो सरकार ले सकती है दो कारण से। उद्योग, पहला, किसी उद्योग को लगाने के लिए राज्य सरकार आदिवासी की जमीन ले सकती है। खनन कार्य हेतु आदिवासी की जमीन ले सकती है, या कोई उद्योग बैठा हुआ है, उस उद्योग में जाने के लिए, उस उद्योग तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस मार्ग निर्माण हेतु जो है जमीन अधिग्रहित कर सकती है, या फिर माइनिंग कार्य के लिए पथ, माइनिंग कार्य या उससे संबंधित परियोजना और उस तक पहुंचने के लिए जो मार्ग निर्माण है उसके लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहित कर सकती है, यह धारा 49 कहता है। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य सरकार ने जब मैं धारा 49 की बात कर ही रहा हूं तो मैं समझा देता हूं। जैसे धारा 49 कहता है कि राज्य सरकार जो है वो आदिवासियों की जमीन जो है वो उद्योग और खनन कार्य के लिए ले सकती है। 2016 में संशोधन लाया गया जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार आदिवासियों की जमीन न केवल उद्योग और खनन कार्य के लिए अपितु अब आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु, कोई रेलवे प्रोजेक्ट बैठाना है तो रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु, ठीक है, या किसी अन्य उद्देश्य से भी जमीन को जो है वो ले सकती है। इसी के कारण आधारभूत संरचना का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो है सरकार जमीन ले सकती है। ये धारा 49 के अंतर्गत ये 2016 में संशोधन लाया गया, लेकिन यह संशोधन वापस ले लिया गया 2017 में। ठीक है, तो आपको इसीलिए जो है ये धारा जो 49 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी वर्तमान में जो धारा का स्वरूप है वह है कि राज्य सरकार आदिवासी की जमीन ले सकती है उद्योग और माइनिंग खनन कार्य के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग। धारा 46 में मैंने आपको बतलाया था, और धारा 46 सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए थे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। धारा 46 में 47, 48 आपको ऐसे ही मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 49 धारा को आप देख लीजिएगा, मात्र दो धारा 46 और धारा 49 आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, धारा 46 में पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि एसटी जो है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो आदिवासी समुदाय के लोग को ही अपने भूमि या जोत का अंतरण कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दान दे सकते हैं। ठीक है, वो भी एक एसटी को बेच सकता है जमीन, एक एससी को बेच सकता है, ओबीसी को बेच सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि एसटी को जमीन बेचेगा, लेकिन वो एक ही थाने का निवासी होना चाहिए। ठीक है,
और एससी जो है एससी को जमीन बेचेगा, ओबीसी ओबीसी को जमीन बेचेगा, और उसके लिए जो है वो योग्यता यह है, जो क्राइटेरिया जो निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, वह है कि एक थाने का नहीं, उसको ब्रॉड कर दिया गया, वह एक ही जिले का निवासी होना चाहिए। इस प्रकार धारा 46 कहता है आदिवासी को भूमि हस्तांतरित करेगा या बेचेगा, एससी और ओबीसी जो है यानी अनुसूचित जाति और जो पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, सीएनटी एक्ट में हम आपको बतला देते हैं कि वर्तमान में ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके 52 जाति को सीएनटी एक्ट में शामिल किया गया है। पूरी जातियों को नहीं शामिल किया गया, ओबीसी का 52 जातियों को शामिल किया गया, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसटी को बेचेगा, एससी को बेचेगा, ओबीसी को बेचेगा, ठीक। एसटी को बेचेगा, लेकिन वो आदिवासी जिसको बेचेगा वो एक ही थाना का होना चाहिए। एससी को बेचेगा, ओबीसी को बेचेगा, वो एक ही जिले का होना चाहिए, ठीक है। यदि एक पक्ष आदिवासी है, दूसरा कोई गैर आदिवासी है, जमीन का हस्तांतरण हुआ है, कोई वाद हो गया है, तो इसका कौन पक्षकार होगा? उपायुक्त इसके पक्षकार होंगे। यहां तक मैंने आपको बतला दिया था, ठीक है। कुछ पॉइंट जो मेरे छूट गए थे, हाँ एक पॉइंट और, अगर कोई सामान्य जाति का सदस्य है तो वो किसी को भी भूमि बेच सकता है, अपनी भूमि सामान्य जाति का सदस्य किसी को भी बेच सकता है, एसटी को भी बेच सकता है, एससी को भी बेच सकता है, ओबीसी को भी बेच सकता है, लेकिन किसी एसटी एससी ओबीसी की जमीन वह खरीद नहीं सकता है। चलिए अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, मैंने तकरीबन 5-6 पॉइंट डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, 7वां पॉइंट देखते हैं क्या है। धारा 46 के अंतर्गत हम लोग अध्याय 8 देख रहे हैं। अध्याय 8 बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में धारा 46 है, धारा 49 है। धारा 46 और धारा 49 की एक एक बातों को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है इसमें, एसटी एससी और ओबीसी की हमने बात कर ली और जनरल का उसके बाद, अगर कोई रैयत या जोत धारक डीसी यानी उपायुक्त को इस बाबत आवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है कि उसके भूमि का अंतरण जो हुआ है वो गलत ढंग से हो गया है, मतलब हमारा अगर आदिवासी का भूमि है तो कोई जनरल या कोई एससी या ओबीसी ले लिया है गलती से, ठीक है, गलती से या जानबूझ के, तो उसके भूमि का अंतरण गलत ढंग से हुआ है। यानी कि अगर कोई रैयत या जोत धारक डीसी को एप्लीकेशन देता है, आवेदन देता है कि मेरा जो भूमि है, ठीक है, अगर हम आदिवासी हैं तो आदिवासी देगा कि हमारे भूमि का अंतरण गलत ढंग से हो गया है, एससी है तो एससी भी आवेदन देगा, ओबीसी है तो ओबीसी भी आवेदन देगा कि हमारा भूमि का जो अंतरण है, जो बिक्री है, वो गलत ढंग से हुआ है, नियम प्रोसेस के अनुसार नहीं हुआ है, कानून के अनुसार नहीं हुआ है, ठीक है। तो भूमि का अंतरण अगर गलत ढंग से हुआ है तो उपायुक्त जो है क्या करेंगे, ऐसे आरोपों की जांच करेंगे। जब आवेदन आएगा तो उसकी जांच करेंगे, उसके लिए जो है वो कुछ अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। यदि डीसी, हाँ जांच करेंगे, ठीक है, किंतु डीसी आवेदन कब स्वीकार करेगा? यदि जमीन का जो अंतरण हुआ है, मान लीजिए जमीन का अंतरण हुआ है 2000 में, ठीक, और हम आवेदन दे रहे हैं 2013 में, तो डीसी इस आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आवेदन जो है वो 12 वर्ष की अवधि के अंदर देना है, ठीक है। चलिए तो वही बोल रहा है ये पॉइंट, लेकिन आवेदन तभी स्वीकार करेगा जब, ठीक है, आवेदन जो है वो आवेदन तभी स्वीकार करेगा जब रैयत ने अपनी भूमि के अंतरण की तारीख, मतलब भूमि जो बेचा गया है की तारीख से 12 वर्ष का समय या अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया हो, ठीक है। मतलब 12 वर्ष के भीतर यदि डीसी को आवेदन देता है कि जमीन गलत ढंग से अंतरित किया गया है मेरा, तब जो है डीसी आवेदन को फिर स्वीकार करेगा। उसके बाद आवेदन का जांच करेगा कि सही मायने में मैटर क्या है। ऐसे मैटर पर डीसी
को अगर पता चल जाए कि उसके जिला में किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग जो सीएनटी एक्ट में आते हैं उनके साथ जाती हुई और उनके जमीन का गलत ढंग से कोई उनका जमीन ले लिया है, अंतरण कर लिया है, ठीक है, ले लिया है, तो वह स्वतः संज्ञान भी ऐसे विषय पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, इतना तो हम समझ गए कि 12 साल के अंदर जो है उसको क्या करना होगा, डीसी को आवेदन देना होगा कि भाई मेरा जमीन जो है वो गलत ढंग से किसी ने ले लिया है, नियम का पालन नहीं किया गया है। जांच के पश्चात यदि डीसी पाता है कि अंतरण में किसी आवश्यक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, केवल आवेदन इसी तरह दिया गया है, अगर ऐसा पाता है डीसी, तब फिर क्या करेगा, आवेदन को, एप्लीकेशन को रद्द कर देगा और जितना खर्चा हुआ है वो आवेदक को ही बोलेगा कि जितना प्रोसेस में खर्चा हुआ है कुछ उस पर क्षतिपूर्ति, कुछ राशि जो है वो लाद देगा डीसी। ठीक है, चलिए तो जांच के पश्चात यदि डीसी पाता है कि अंतरण में किसी आवश्यक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, फिर भी जोत धारक मतलब जो आवेदन किया है, जोत धारक ने आवेदन प्रस्तुत किया है, तो उपायुक्त आवेदन को क्या करेगा, रद्द कर देगा और आवेदनकर्ता को मामले में होने वाले खर्च के भुगतान का आदेश देगा, जो खर्च में हुआ है भुगतान का आदेश देगा। 46(4) क 46(4) ख आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी तरह यहां पर इसको मेंशन कर दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं, लौटते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि अगर जमीन का गलत ढंग से अंतरण हुआ है तो 12 साल के अंदर आवेदक को आवेदन देना होगा। यदि माना गया कि गलत फालतू आवेदन बेकार दिया गया है तो रद्द कर देगा और उस पर कुछ राशि भी थोप देगा। लेकिन यदि जांच के पश्चात यह पाता है कि सही में जो आवेदक है वो सही एप्लीकेशन दिया है और खरीदार जो है वो गलत ढंग से जो है वो जमीन को जो है वो ले लिया है, गलत ढंग से अंतरण हो गया है जमीन का, यदि जांच के पश्चात डीसी यह पाता है कि खरीदार पक्ष ने नियम का उल्लंघन करते हुए भूमि का अंतरण अपने पक्ष में कराया हो, तो वह जमीन खरीदार पक्ष मतलब जो लिया है, जो खरीदा है, क्रेता, खरीदार पक्ष, उसको बोलते हैं वर्ड हिंदी में अंतरिति। ठीक है, तो अंतरक और अंतरिति में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे लेखकार, लिखने वाला, मतलब जमीन मेरा है तो हम लिखेंगे, मालिक है तो हम लिखेंगे लेखाकार। लेखधारी, हम लिख रहे हैं, आप धारण कर रहे हैं। जमीन जिसको बेचा जा रहा है, जो खरीद रहा है, वो लेखधारी है। ठीक उसी प्रकार अंतरक, अंतरिति, तो अंतरिति का मतलब हुआ लेने वाला, खरीदार अंतरिति, अंतरक बेचने वाला। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, यदि जांच के पश्चात उपायुक्त यह पाता है कि खरीदार पक्ष ने, मतलब खरीदार मतलब जो खरीदने वाला, अंतरिति जिसने लिया है, अंतरिति ने नियम का उल्लंघन करते हुए भूमि का अंतरण अपने पक्ष में कराया है, तो वह जमीन खरीदार पक्ष जो अंतरिति है से वापस ले लेगा और जो बेचने वाला है विक्रयकर्ता, अंतरक मतलब अंतरिति से वापस ले लेगा और अंतरक को जमीन पर दखल वापस दिलाएगा कि आपका दखल हो गया। गलत ढंग से अगर आप जमीन खरीदे हैं, प्रूफ हो गया, तो अंतरिति से ले लेगा डीसी जमीन और अंतरक को दे देगा, उस पर उसका दखल दिलाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स और है जिसमें गौर करना है। यदि क्रेता पक्ष ने, खरीदने वाला मतलब, फिर हम लोग आ गए अंतरिति जो खरीदा है, जमीन को लिया है। यदि अंतरिति, क्रेता पक्ष, खरीदार ने भूमि पर कुछ बना लिया है, तब क्या होगा भैया? अगर कुछ बना लिया है, भवन संरचना बना लिया है, ठीक है, तो बोलेगा डीसी
किसको बोलेगा? डीसी मूल जो जोतधारी है, जो आवेदन किया है, ठीक है, अंतरक को बोलेगा, अंतरिती को बोलेगा जो खरीदा है, सॉरी अंतरक को बोलेगा जिसको जमीन वापस दिलाना है, बोलेगा कि ये तो जमीन में कुछ संरचना का निर्माण कर लिया है, तो तुम कुछ इसके पहले इसके एवज में कुछ पैसा ले लो या क्षतिपूर्ति ले लो और छोड़ दो। तो बोलेगा नहीं, हमको क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए। तब फिर डीसी 2 साल का समय देगा अंतरिती को, खरीदने वाला को, कि भवन या जो संरचना है उसको, निर्माण को आप हटा दीजिए। अगर 2 साल के अंदर निर्माण जब भवन को नहीं हटाया जा सकता है, अगर नहीं हटाया जाता है अंतरिती के द्वारा, तो डीसी स्वतः संज्ञान लेके उन संरचना को हटा देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया कि अगर सही साबित हो गया तो भैया दखल दिलाएगा मूल जो मूल रैयत है उसको, ठीक है, जिसका वास्तव में जमीन था। और अगर जो जमीन पर कुछ बना दिया गया है तो बोलेगा कि 2 वर्ष के अंदर हटाइए, और नहीं हटाता है तो हटा देगा। अब देखिए, यदि क्रेता पक्ष ने, खरीदने वाला ने, भूमि पर भवन या कोई संरचना का निर्माण कर लिया हो और विक्रयकर्ता जो बेचने वाला है उसके मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहता हो, ध्यान दीजिएगा, क्रेता पक्ष जो गलत ढंग से भूमि को खरीदा है, वो भवन बना लिया, तो बोलेगा, क्या बोलेगा? विक्रयकर्ता बोलेगा कि भवन बना लिया है, तो डीसी बोलेंगे कि ये तो भवन संरचना का निर्माण कर लिया है, तो क्या किया जाए? तो विक्रयकर्ता बोलेगा, तो मान लीजिए क्रेता बोलेगा हम जो भवन या संरचना में जो खर्च किए हैं वो हमको दे दिया जाए। यदि विक्रेता चाहता है, सॉरी, यदि जो आवेदक है, जो बेचने वाला विक्रेता है, ठीक है, यदि चाहेगा तो संरचना या भवन का जो कॉस्ट है वो देगा, नहीं चाहेगा, मना कर देगा, तो इसमें डीसी कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे कि 2 साल के अंदर भवन संरचना हटाओ वहां से। ठीक, वही चीज को है, फिर से पढ़ देते हैं हम। यदि क्रेता पक्ष ने भूमि पर भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो और विक्रय पक्ष, विक्रयकर्ता यानी अंतरक, उसके मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहते हो, तो डीसी आदेश देगा क्रेता को, खरीदने वाला को, कि 2 साल के अंदर अंदर अपना संरचना, ताम झाम भवन सब हटा लो। ठीक, संरचना हटा लो। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आवेदन है 12 साल के अंदर। यदि आपका आवेदन मान लिया गया, जांच के बाद सही पाया गया, गलत पाया गया तो रद्द हो जाएगा, सही पाया गया तो वापस दिलाया जाएगा आपको भूमि। यदि कोई संरचना है तो बोलेगा कि संरचना का आपको बोला जाएगा कुछ पैसा देने। अगर पैसा नहीं भी आपको मिलता है, बावजूद आपको उसमें दखल दिलाया जाएगा, 2 साल के अंदर बोलेगा भवन को हटाओ। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है जिस पर भी, हाँ, तो इस पर पॉइंट क्या है भाई, देख लीजिए। परंतु डीसी को यदि यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्रेता ने संरचना का निर्माण जो किया है वो छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम 1969 के आरंभ से पहले कर लिया है। ठीक है, यदि डीसी को यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्रेता ने जो संरचना का निर्माण किया है वो छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम के आरंभ होने से पहले कर लिया है। ठीक है, क्या किया है, उससे पहले कर लिया है, 1908 में लागू हुआ है और यह 1969 के आरंभ होने से पहले कर लिया उस संरचना का निर्माण। उस स्थिति में नियम का यदि उल्लंघन भी किया गया है, उसके बावजूद भूमि अंतरण को डीसी जो है वो विधि मान्यता दे सकते हैं और बदले में खरीदार या तो उसी जो खरीदार है, ठीक है, बदले में खरीदार या तो समतुल्य मूल्य की भूमि या जोत का भाग जो है
अंतरक को उपलब्ध करा दे, या फिर डीसी जो निर्धारित राशि बोलेगा उसका भुगतान कर दे, इसी को कंपनसेशन कहा गया है। तो क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान इसमें है। क्या प्रावधान है? उसी क्षतिपूर्ति के प्रावधान पर भी संशोधन अब राज्य सरकार द्वारा लाया गया था कि आदिवासी की जो भूमि के बदले में ये शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट का जो गठन हुआ है, SAR कोर्ट जिसको बोलते हैं, तो उस कोर्ट में ही आदिवासी की जमीन अगर ली गई है तो उसका मामला उसमें जाएगा उस कोर्ट में, और अब आदिवासी को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी बल्कि जमीन पर दखल ही दिलाया जाएगा। अब कोई क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको वापस ले लिया गया। तो इसमें क्या है कि यदि गलत ढंग से, आप ऐसे समझिए इसको, यदि धारा 46 के नियमों का उल्लंघन करके जमीन का अंतरण हो गया है, भवन संरचना बन गया है, तो भी डीसी बोलेगा 2 साल के अंदर भवन संरचना खाली करो और दाखिल काबिज दिलवाएगा वास्तविक जो रैयत है उसको। लेकिन यदि डीसी को खरीदने वाला यह कागज पत्तर जो होता है, जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सौंप दे और कहे कि छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम 1969 के आरंभ होने से पहले हम, आज नहीं, उसके आरंभ होने से पहले हम संरचना का निर्माण कर चुके हैं इस जमीन पर, तब बोलेगा तब संरचना हटाया नहीं जाएगा, तब इस अंतरण को डीसी विधि मान्य कर देंगे और क्षतिपूर्ति का कुछ राशि जो है उस पर देंगे, राशि निर्धारित कर, उस क्षतिपूर्ति का राशि को भुगतान करना होगा आवेदक को, विक्रेता को, क्रेता के द्वारा, ठीक है, अंतरिति के द्वारा अंतरक को देना होगा। या तो क्षतिपूर्ति का राशि देगा, या फिर क्या देगा, या उसी के जैसा कोई जमीन, उसी के समतुल्य भूमि जोत देगा, उसी के समतुल्य कोई जोत देगा, या उसी के बगल में कोई प्लॉट देगा। इस तरह का कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। एक बार हम पढ़ देते हैं। डीसी को यदि यह जानकारी हो जाए कि क्रेता ने संरचना का निर्माण छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम के आरंभ होने से पहले कर लिया है, उस स्थिति में नियम का उल्लंघन होने के बावजूद भी भूमि के अंतरण को विधि मान्यता दिया जाएगा। बदले में खरीदार को क्या करना होगा, समतुल्य मूल्य की भूमि, उसी मूल्य की भूमि या जोत का भाग अंतरक को उपलब्ध कराना होगा, या फिर डीसी द्वारा जो निर्धारित राशि होगी उसका भुगतान करना होगा। इसी को क्षतिपूर्ति कंपनसेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ चलिए, हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसका बचा हुआ है। सीएनटी एक्ट का धारा जो 46 है, जो धारा 46 है, उसमें जो एग्रीमेंट की बात की गई है कि आदिवासी अपनी जमीन का एग्रीमेंट कर सकता है, तो एग्रीमेंट का जमीन कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। आपने सुना होगा कि आदिवासी का जमीन अगर बेच नहीं सकता है तो जनरल एग्रीमेंट, जनरल कोई कास्ट का आदमी है तो वो एग्रीमेंट के थ्रू आदिवासी की भूमि को ले सकता है। तो आदिवासी अपनी भूमि का एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन एक निर्धारित समय अवधि तक। कितना समय अवधि दिया गया है? 5 वर्ष एग्रीमेंट का समय अवधि दिया गया। वो 5 ही साल के लिए एग्रीमेंट कर सकता है। फिर अगर एग्रीमेंट करना है तो वो क्या करेगा, रेन्युअल करेगा, फिर से एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। यानी अगर 2000 में एग्रीमेंट किया है तो 2005 तक के लिए एग्रीमेंट कर सकता है, 5 साल के लिए कर सकता है। बंधक, अपना जमीन को बंधक रख सकता है, मतलब जमीन दिया, उसके बदले में कुछ धन ले लिया, अपना काम किया, फिर धन वापस किया और जमीन को वापस ले लिया। जब तक जमीन भुक्त बंधिक रहा तब तक जमीन पर से जो उत्पादन होगा उसमें अधिभोग का अधिकार जो है रैयत को नहीं होगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगा। भुक्त बंधिक जो रखा जाएगा वो 7 साल से कम अवधि के लिए, क्यों ना एक ही दिन कम हो, लेकिन 7 साल से कम अवधि के लिए भुक्त बंधक रखा जाएगा, ठीक है। किसी के पास भी भुक्त बंधक आदिवासी अपनी जमीन को रख सकता है, लेकिन 7 साल से कम अवधि के लिए रख सकता है, ठीक। उसके अलावा क्या है, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रीकृत बैंक है, हमने देखा था इससे पहले
पहले वाले वीडियो में कि आदिवासियों की जमीन अंतरण तो नहीं होगा, लेकिन एसटी एसटी को होगा, एससी एससी को होगा, ओबीसी ओबीसी को होगा। इसके अलावा कोई अगर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत, 1935 के तहत, ठीक है, तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत कोई पंजीकृत सोसाइटी है उसको दे सकता है वो जमीन, उसको जमीन जो है वो आदिवासी दे सकता है, उसको बेच सकता है, बिक्री कर सकता है, दान कर सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर कोई रजिस्टर्ड नेशनलाइज्ड बैंक को दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम को दे सकता है। यह हमने देखा था, पढ़ा था, ठीक है। एग्रीमेंट के बारे में हमने नहीं देखा था। एग्रीमेंट 5 साल के लिए कर सकता है आदिवासी, बंधक 7 साल से कम अवधि के लिए कर सकता है। कोई रजिस्टर्ड बैंक है, कोई रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसको भी भुक्त बंधक कर सकता है। रजिस्टर्ड कंपनी को 15 साल के लिए कर सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड अगर कंपनी है तो उसको बंधी कितना साल के लिए रखेगा? 15 साल। एग्रीमेंट 5 साल, बंधक 7 साल से कम के लिए। कोई कंपनी है रजिस्टर्ड, अगर उसको अगर भूमि दे रहा है आदिवासी को तो वो 15 साल तक के लिए एक बार में दे सकता है, फिर रेन्युअल कर सकता है उसको, ठीक है। अब हो गया, हम देख लिए धारा 46 हमारा कंप्लीट हो गया। मेन धारा 49 देखना है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 47 48 क्या बोलता है। बोलता है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग के विक्रय का आदेश नहीं दिया जा सकता है। 46 में हमने देखा कि एसटी एसटी को जमीन बेचेगा, एससी एससी को बेचेगा, ओबीसी ओबीसी को बेचेगा, जनरल सबको बेच सकता है। अब क्या है, किसी न्यायालय द्वारा मतलब जो सीएनटी में आ रहे हैं, तो किसी न्यायालय द्वारा कोई अधिभोगी रैयत है या जोत धारक है, तो उस न्यायालय आदेश नहीं देगा कि आपको यह जमीन बेचना है। ये न्यायालय का अधिकार नहीं है कि किसी आदिवासी के जमीन को बेचने के लिए वो क्या करे, आदेश दे, डिक्री दे, ठीक है। किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग के विक्रय का आदेश देने का, डिक्री देने का उसको अधिकार न्यायालय को नहीं है। अपवाद कब वो दे सकता है इस तरह का आदेश या डिक्री? कब देगा? कुछ अपवाद है, जैसे कि रैयत का लगान पूरा बाकी है, वह लगान नहीं दे रहा है, तब उसका आदेश देगा कि लगान वसूली के लिए उसके जमीन को बेच दिया जाए। या फिर कोई ऋण उधारी बाकी है, किसी कंपनी से कुछ लोन बाकी है, बैंक से कोई लोन उधार बाकी है, उसकी वसूली के लिए वो जो है वो आदिवासी की जमीन को बेचने का न्यायालय जो है वो आदेश दे सकता है। बावजूद इसके यदि आदिवासी है तो उसमें भी है कि एसटी की जमीन है तो एसटी को ही बोलेगा न्यायालय बेचने के लिए। तो यही बात है। इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, अगर आप लोग बुक में देखिएगा तो बहुत ब्रॉड में लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। उतना हमको जानने का जरूरत नहीं है। यहाँ आपको ये भी नहीं पूछेगा कि धारा 47 में क्या है, आपको समझने के लिए बता दिया जा रहा है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग के विक्रय का आदेश नहीं दे सकता है न्यायालय। केवल लगान का वसूली के लिए, ऋण या उधारी की वसूली के लिए आदेश दे सकता है। उसमें भी अनुसूचित जनजाति का अगर है सदस्य, एसटी है, तो एसटी को ही जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। यह 47 बोलता है। 48 कुछ नहीं है, 48 केवल है भूइंहरी कुटुंब के बारे में, मतलब कि भूइंहरी जमीन है, खुद अर्जित किया हुआ जमीन है, ठीक है, जंगल साफ करके बसाया हुआ जमीन है। तो भूइंहरी कुटुंब का कोई सदस्य है भी धारा 46 जो हमने पढ़ाया, एसटी एसटी को, एससी एससी को, ओबीसी ओबीसी को, तो भूइंहरी कुटुंब का सदस्य भी धारा 46 के नियमानुसार ही अपने जोत का अंतरण करेगा। तो ठीक है, ठीक, धारा 46 के अंतर्गत ही जोत का अंतरण हो रहा है, तो भूइंहरी कुटुंब के लिए कोई स्पेशल कानून तो नहीं है। तो भूइंहरी कुटुंब का सदस्य भी धारा 46 में जो नियम दिया गया है उसी नियम के तहत अपने जोत, उसके किसी भाग का अंतरण, हस्तांतरण, विक्रय, विनिमय, वसीयत, दान कर सकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, 46 हो गया, 47 48। 47 न्यायालय जो है कोई भी आदेश नहीं दे सकता है रैयत का जमीन बेचने के लिए, आदिवासी की जमीन को बेचने के लिए, केवल लगान वसूली और उधारी की वसूली, ऋण की वसूली के लिए देगा। अगर कोई भूइंहरी कुटुंब का सदस्य है तो वो भी उसी तरह जमीन का अंतरण करेगा जिस प्रकार धारा 46 में नियम लिखा हुआ है। अब आते हैं धारा 49। मैंने आपको बता दिया था कि धारा 49 क्या कहती है कि राज्य सरकार जो है वो सीएनटी की जमीन, आदिवासी की जमीन, अनुसूचित जाति की जमीन किस लिए लेगा? उद्योग के लिए ले सकता है, मतलब एसटी, एससी और ओबीसी, ठीक है। तो इसकी जमीन राज्य सरकार ले सकती है यदि राज्य में उद्योग की स्थापना करना हो, तो उद्योग के लिए और माइनिंग, खनन कार्य के लिए। आप देख रहे होंगे झारखंड में बहुत जगह कोयले का नया नया खान, बड़का गांव में खुला हुआ है, चतरा में खुला हुआ है, चतरा के टंडवा में खुला हुआ है, ठीक है, मगध माइंस खुला हुआ है। काफ़ी खान जो माइनिंग के लिए बहुत सारे खदान जो है वो खुल चुके हैं, ठीक है। तो क्या उसमें सीएनटी की जमीन नहीं थी? सीएनटी की जमीन बिल्कुल थी। सरकार ने अधिसूचना निकाला, उसके बदले में सीएनटी की जो जमीन ली, आदिवासियों की जो जमीन लिया, उसके बदले में सरकार ने उसे मुआवजा दिया, ठीक है। तो वही है कि सरकार उद्योग स्थापना के लिए, अब जैसे टिस्को, बोकारो, जहां जहां उद्योग की स्थापना हुई, तो क्या उसमें सीएनटी की जमीन नहीं गई थी? बिल्कुल गई थी। तो वहां पर जो जमीन लिया गया, तो ये सरकार का प्रोविजन था। धारा 49 में यह लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि राज्य सरकार जो है उद्योग और खनन कार्यों हेतु जो है वो जमीन को, सीएनटी की जमीन, आदिवासियों से जमीन को आर्थिक विकास के लिए ले सकती है, ठीक है। लेकिन 2016 में जो है इसमें एक संशोधन लाया गया कि न केवल उद्योग और खनन कार्य के लिए अपितु आधारभूत संरचना के विकास के लिए, उसके बाद रेलवे के लिए रेलवे लाइन, अन्य परियोजनाओं के लिए जो है वो जमीन जो है सरकार ले सकती है। लेकिन यह प्रस्ताव जो है अभी वापस कर लिया गया है। तो देखते हैं धारा 49 में लिखा हुआ क्या है, टू द पॉइंट। धारा 46, धारा 47, धारा 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मतलब धारा 46 में जो प्रावधान है जमीन बेचने का, धारा 47 में न्यायालय का जो प्रावधान है, धारा 48 में जो भूइंहरी कुटुंब का प्रावधान है, इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इतना हम नहीं जानेंगे, हम यही जानेंगे कि धारा जो है, धारा 49 कहता है कि कोई अधिभोगी रैयत का जमीन है या कोई भूइंहरी खूट का सदस्य का जमीन है, ठीक है, वो अपने जोत या भूधृति का अंतरण कब कर सकता है? देखिए, किसी उद्योग की स्थापना या फिर उससे जुड़े कार्य हेतु, पथ निर्माण, मार्ग का निर्माण के लिए राज्य सरकार ऐसी भूमि को अधिसूचित करे, ठीक, राज्य सरकार ऐसी भूमि को नोटिफाइड करेगी, अधिसूचना निकालेगी। उद्योग की स्थापना करना है और उद्योग से जुड़ा हुआ हमको मार्ग, पथ निर्माण करना है, तो राज्य सरकार ऐसी भूमि को अधिसूचित करेगी कि आपकी भूमि जो है ली जा रही है। किसी खनन कार्य हेतु और खनन कार्य से जुड़ी परियोजना हेतु, पथ निर्माण हेतु राज्य सरकार जो है भूमि ले सकती। सिंपल भाषा में राज्य सरकार धारा 49 के तहत उद्योग कार्य, उससे जुड़ी पथ निर्माण का कार्य, खनन कार्य, उससे जुड़ा परियोजना और पथ निर्माण हेतु आदिवासी और एससी और ओबीसी की जमीन ले सकती है। क्या है, फिर से पढ़ते, धारा 46, 47, 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अधिभोगी रैयत हो या भूइंहरी खूट का सदस्य हो, मतलब इसमें अधिभोगी रैयत, भूइंहरी खूट का जमीन हो तो उसको भी ले सकता है। भूइंहरी खूट का सदस्य हो तो खूट का सदस्य अपने जोत, अपना जो जमीन है या भूधृति, भूमि का टुकड़ा का अंतरण कर सकता है। किसी उद्योग की स्थापना, फिर उससे जुड़े कार्य हेतु, पथ निर्माण के लिए, ठीक है, किसी खनन कार्य हेतु या उससे जुड़ी परियोजना, पथ निर्माण हेतु राज्य सरकार ऐसी भूमि को क्या करेगा? अधिसूचित करेगा, ठीक है। राज्य सरकार उद्योग और खनन कार्य हेतु भूमि जो है वो ले सकता है, आदिवासी भूमि 49 के तहत। चलिए, धारा 50 क्या कहता है? धारा 46, धारा 47, मतलब कि इसमें क्या है कि भूइंहरी कुटुंब की बात नहीं की गई है। धारा 46, 47 के अंतर्गत उपायुक्त जो है किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने, मतलब भूस्वामी यानी जमींदार उस समय आवेदन करता है। अभी सरकार अगर आवेदन करे तो सरकार बोलेगा डीसी कार्यालय में देगा कि हमको इतना जमीन चाहिए, तो सरकार जब बोलेगी डीसी कार्यालय को कि हमको इतना जमीन चाहिए,
तो धारा 46-47 के अंतर्गत डीसी जो है किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर खैराती, धार्मिक, शैक्षणिक, खनन कार्य हेतु भूमि के अर्जन का आदेश दे सकता है। यहाँ भी खनन आ गया, यहाँ उद्योग आ गया। अब जो है शैक्षणिक कार्य के लिए भी जमीन जो है वो लेगा। केवल इसमें भूमिहारी कुटुंब नहीं आएंगे, बस शैक्षणिक कार्य के लिए भी जमीन ले सकता है, धार्मिक कार्य के लिए भी जमीन ले सकता है, ठीक है, मंदिर निर्माण, खैराती के लिए जमीन ले सकता है, जैसे खैराती अस्पताल वगैरह खोलने के लिए जमीन जो है ले सकता है, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए, ठीक है। तो इसमें केवल भूमिहारी कुटुंब नहीं आएगा, भूमिहारी कुटुंब, अधिभोगी रैयत, हर तरह का रैयत आ जाएगा। उद्योग और खनन कार्य तो उसके लिए जमीन ले सकता है। भूमिहारी कुटुंब को छोड़ देंगे, धारा 46 और 47 को रखेंगे उसमें, और उसमें शैक्षणिक कार्य के लिए, खैराती कार्य के लिए, खनन के लिए जमीन ले सकता है। लेकिन सरकार के बोलने पर भी डीसी जो है कुछ भूमि को अधिग्रहित नहीं कर सकता है। जिस भूमि पर कब्रिस्तान हो गया हो, मंदिर हो गया, बन गया हो, मस्जिद बन गया हो, पूजा स्थल बन गया हो, कोई पवित्र उपवन बन गया हो, ऐसे जमीन को जो है सरकार डीसी के माध्यम से अधिग्रहित नहीं कर सकती है। परंतु वही लिखा हुआ है, परंतु जोत के किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, पवित्र उपवन, कब्र, शमशान हो तो डीसी उपायुक्त अर्जन हेतु प्राधिकृत नहीं होगा। ठीक है, यही आपका था। आप धारा 46 देख लीजिएगा, वो तो आपको याद ही हो गया होगा। धारा 49, राज्य सरकार उद्योग और खनन कार्य हेतु जमीन ले सकती है, बाकी के लिए नहीं ले सकती है। उसी में झारखंड के आर्थिक विकास के लिए यह काफी जरूरी भी है कि न केवल राज्य सरकार उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही भूमि ले सकती है, भूमि का अधिग्रहण करे, अपितु राज्य सरकार शैक्षणिक कार्यों के लिए कॉलेज, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के विकास, रेलवे परियोजना आदि अन्य विकास के लिए भी जमीन लेगी, तभी इस झारखंड राज्य का सही ढंग से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यह अभी वर्तमान में तो संशोधन जो है वो पारित नहीं हुआ गया है। 2016 में लाया गया था और 2017 में वापस ले लिया गया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में सीएनटी एक्ट चूंकि 1908 में बना है, कानून के बने हुए 100 साल से अधिक हो गए हैं, तो इसमें जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वह संशोधन जो है वो अपरिहार्य है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो जरूर से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी जरूर करें ताकि हम आपके समक्ष जो समस्याएं आ रही है उससे भली भांति अवगत हो सके। और एक बात और है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लोगों ने वो आपको लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, हम लोगों के द्वारा लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से भी टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।